हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये जो है, इससे पहले मैंने कंप्यूटर का टॉप 20 क्वेश्चंस का पार्ट 1 कराया था। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने 10 इम्पॉर्टेंट MCQ देखा था। ठीक है, 10 इम्पॉर्टेंट MCQ, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चंस कराने का के लिए बोला था, परंतु वो 20 क्वेश्चन कराने के लिए हमारा जो समय होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वजह से जो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, 1 आवर से भी ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने केवल 10 प्रश्न ही उसमें कराया था। बाकी का जो 10 प्रश्न हो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का 11वां प्रश्न से हम अपना शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा 11वां प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा 11वां प्रश्न है कि GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपने सुना होगा GUI। ठीक है, इस GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है, तो देखिए, जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर बेसिस नहीं थे। ठीक है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए, उसमें कोई भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बहुत लंबा लंबा कोड लिखना पड़ता था, तब जाके हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जा पाते थे और किसी प्रोग्राम को खोज पाते थे। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे विंडोज़ आ गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI पर बेसिस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर बेसिस है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो आजकल के जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर आधारित होता है। विंडोज़ आइकॉन ग्राफ, मेन्यू आइकॉन पिक्चर, विंडोज़ आइकॉन मेन्यू और मेन्यू आइकॉन ग्राफ। इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए, GUI का फुल फॉर्म हमने देखा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। एक्चुअली जब भी आप PC खोलेंगे, तो जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे या फिर कहीं भी देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस टाइप का। ये क्या है? वो जो फोल्डर आपको दिखाई देता है वही क्या होता है? आइकॉन होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ऐसा कुछ आइकॉन वगैरह नहीं होता था। पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होते थे उसके लिए डायरेक्ट बस रन कमांड में जाते थे और कोड लिखते थे, इसके बाद किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाते थे। परंतु आजकल क्या होता है, हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सब का यूज़ करके हम इस फोल्डर पे जाके क्लिक करते हैं ना, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको आसानी से यूज़ कर पा रहे होते हैं। तो ये सब GUI के बेसिस पर ही था। ठीक है, तो आजकल का जो GUI बेसिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ आइकॉन और मेन्यू पर आधारित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विंडोज़ आइकॉन और मेन्यू पर आधारित होते हैं आजकल का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर C, विंडोज़ आइकॉन और मेन्यू। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। GUI का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि DHPC का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि DHPC का फुल फॉर्म क्या होगा। DHPC का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर C, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है DHCP का विस्तृत नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आप कमेंट में हमको बता सकते हैं क्या कि BMP का फुल फॉर्म क्या होता है? BMP का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन कौन जाता है? इसको कमेंट में बताएं कि BMP और PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित एक आ गया, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन का नाम आपके लिए बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा .apk। ठीक है, एक क्या है? एक तरह का फाइल एक्सटेंशन है। तो .apk का फुल फॉर्म क्या होता है? तो APK का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। ठीक है, याद रखिएगा, एंड्रॉयड पैकेज फाइल, ये APK का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, PK जो है पैकेज के लिए है, तो एंड्रॉयड पैकेज फाइल जो है APK का फुल फॉर्म होता है। .gif का फुल फॉर्म पता है क्या? GIF, तो GIF का फुल होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सबको लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा गए हैं कभी न कभी। PNG का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? PNG, ये सब फोटोज होते हैं ना, उन सब को सेव करने के लिए उसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है .png। इसके लिए और भी होता है, जैसे JPEG भी होता है। तो PNG का फुल फॉर्म होता है
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये PNG का फुल फॉर्म है। ठीक है, JPG भी आपने कई बार से देखा होगा। एक्चुअली जो JPG होता है इसका फुल फॉर्म JPEG होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, ये फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में हम JPG भी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, BMP का फुल फॉर्म किसी का पता चला क्या? देखते हैं कमेंट में कौन कौन करता है, फिर भी मैं बताता हूँ। BMP का फुल फॉर्म होता है बीट मैप, ठीक है, BMP का फुल फॉर्म बीट मैप होता है। और PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी चलिए मैं बताता हूँ, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और F से होता है फॉर्मेट। उम्मीद है ये सारा आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ये सब नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत ही कॉमन है और एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब 13वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में WORM का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म से संबंधित एक और प्रश्न आ गया। WORM का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। ABCD चारों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो WORM का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर A, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। WORM एक तरह का CD है। CD का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो ये सब ऑप्टिकल डिवाइस जो होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक ऐसा डिस्क या फिर ऐसा CD कह लीजिए जिसमें इंफॉर्मेशन को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, एक बार राइट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक CD है, तो एक बार मान लो कोई आदमी जो है, कोई यूज़र जो है क्या किया, एक बार इसमें लिख दिया जो भी इंफॉर्मेशन है। अब इसमें कोई बार बार जाके राइट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इसका यूज़ भले कर सकते हैं, रीड बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, जो चाहे वो उसको रीड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट केवल एक ही बार किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो और कई बार उसको पढ़ सकते हैं। तो WORM का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क का तकनीकी है जिसमें एक बार लिखा जा सकता है, लेकिन कई बार उसको पढ़ा जा सकता है। लिखने की बस एक बार अनुमति दी जाती है। ठीक है, क्या आप PROM का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? PROM या फिर EPROM का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? या फिर EEPROM का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? RAM का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? ROM का फुल फॉर्म क्या जानते हैं क्या? ये सब के सब क्या स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले अगर ROM का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये ROM का फुल फॉर्म हो गया। RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है RAM का फुल फॉर्म। ठीक है, ये RAM और ROM ये दोनों के दोनों जो हैं प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके? प्राथमिक मेमोरी में आते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर के CPU में ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं। बाकी सेकेंडरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या CD हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, जो कि बाहर से अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, वो सब सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर RAM और ROM आ गया। ROM ये PROM, EPROM, EEPROM जो दिख रहा है, ये सब ROM के ही टाइप्स होते हैं। PROM का जो फुल फॉर्म होता है, ROM का फुल फॉर्म तो हमने देख ही लिया, रीड ओनली मेमोरी। बस यहाँ पे P, यहाँ पे E और EE का फुल फॉर्म बताता हूँ, बाकी आप लिख सकते हैं। तो P का फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल, और आगे रीड ओनली मेमोरी। EPROM में गए, E और P दोनों है, तो यहाँ पे E का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, फिर रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का यहाँ पे 3 चीज़ आ रहा है, EEP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइए। तो इसका चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब जो है आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर A। चलिए 14th प्रश्न में जानते हैं। 14th क्वेश्चन है आज का कि कई मेल सिस्टम, ठीक है, ये मेल मतलब ईमेल वाला है, ठीक है ना,
कई मेल सिस्टम में एक सर्वर से दूसरे सर्वर में संदेश भेजने या फिर मैसेज ट्रांसमिशन या मैसेज सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा ईमेल होता है, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम ईमेल भेजते हैं, ठीक है, या फिर एक सर्वर से, या फिर एक जो ईमेल सर्वर होता है, सिस्टम होता है, उससे दूसरे में भेजने के लिए हमको कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है। HTTP, ARP, ICMP या फिर SMTP, किसका यूज़ करते हैं बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेल को एक सर्वर से दूसरे, यानी सीधी सी बात है कि ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये होगा मेल भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ईमेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, एक से दूसरे जगह सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ईमेल को रिसीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये सेंड करने के लिए तो SMTP का यूज़ करते हैं, परंतु ईमेल या फिर मैसेज को प्राप्त करने के लिए हम दो का यूज़ करते हैं। एक होता है IMAP, ठीक है, IMAP, और दूसरा जो होता है याद रखिएगा POP3, ठीक है। ये दोनों जो प्रोटोकॉल है इसका हम यूज़ करते हैं। तो जो POP का फुल फॉर्म तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब वर्जन नंबर 3, ठीक है। तो याद रखिएगा कि IMAP और POP3 ये दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल है ईमेल को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है, जबकि SMTP जो होता है ईमेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होता है HTTP का फुल फॉर्म। तो हाइपर मीडिया जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रसारित करने के लिए HTTP का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म पता है क्या? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एग्जाम में पूछा गया, सभी तो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये ARP का फुल फॉर्म होता है। ICMP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, और P से हो गया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब, ये जितना भी यहाँ पे मैंने अभी प्रोटोकॉल का नाम बताया, ये सब के सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आज का है कि HTTP द्वारा प्रयोग किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTTP का फुल फॉर्म हमने पीछे देखा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है कौन सा डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर का यूज़ करता है? 89, 80, 21 या फिर 23? कमेंट करें जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, 80, ठीक है। 80 जो प्रोटोकॉल है, जो पोर्ट नंबर है, इसका यूज़ किया जाता है HTTP का। कई बार से आप HTTP के साथ 80 जो है लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये पोर्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वेब या फिर URL पोर्ट। एक्चुअली में क्या है कि जो URL होता है, URL का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? URL का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, URL का फुल फॉर्म मैं यहीं पे बता देता हूँ, यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म। ऑप्शन में यूनिवर्सल रहता है भाई, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म, R से हो गया रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ रिसोर्स का स्पेलिंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो किसी भी जो कोई लिंक होता है किसी वेबसाइट का, उसको हम URL कहते हैं। तो URL एक तरह का क्या होता है, किसी भी दस्तावेज का या किसी भी डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस की तरह होता है, ठीक है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे किसी चीज़ को पहचाना जाता है, उसको क्लिक किया जाता है, ठीक है। तो जब भी, मतलब पोर्ट क्या है, तो पोर्ट एक ऐसा बिंदु होता है जिससे क्या किया जाता है, URL को संचारित किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो पोर्ट होता है वो कभी कभी वेब या URL में एक संचार बिंदु की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब नहीं समझ पाएंगे तो उतना छोड़िए, बस याद रखिएगा कि HTTP के साथ हमेशा जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब अगर आपसे पूछ देगा कि HTTPS इसके साथ कौन सा पोर्ट होता है डिफ़ॉल्ट के रूप में, तो 443, ठीक है। HTTPS का क्या होता है, 443 पोर्ट नंबर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए प्रोटोकॉल का नाम लिख कर लाया हूँ, इसको आप ध्यान से कर लेंगे, ठीक है।
जैसे टीसीपी, टीसीपी भी एक क्या है, प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सब एग्जाम में आए गए हैं, इसलिए मैं इसको एक जगह लिख के लाया हूँ। दूसरा है आईपी, आईपी भी क्या है, एक तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सब आप लिख लेंगे। यूडीपी, यूडीपी इसका फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, या फिर उपयोग करता है, यहाँ पे शुद्ध हिंदी कर दिया गया तो याद रखिएगा यूज़र डेटा प्रोटोकॉल। इसके बाद पीओपी तो मैंने पहले बताया था, डाकघर प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बाद एसएमटीपी का हमने देख लिया, यहाँ पे शुद्ध हिंदी कर दिया गया इसे ट्रांसलेट करने में, तो एसएमटीपी का हमने देखा था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र और पी से प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी का तो हमने देखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सब के सब आईपी एड्रेस जो है, मतलब सॉरी जो प्रोटोकॉल के नाम है, इनका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। फिर से इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर दिया, स्कैनर, लाइट पेन, माउस या फिर जॉयस्टिक, किसका यूज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। ये सब के सब क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन हम जॉयस्टिक का यूज़ नहीं कर सकते हम वर्ड में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जॉयस्टिक का यूज़ हम नहीं करेंगे। जनरली जो जॉयस्टिक होता है इसका यूज़ गेमिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, इसके लिए वीडियो गेम वगैरह होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, वीडियो गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। कई बार से जो नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, नेविगेशन हो गया, या फिर फ्लाइट सिमुलेटर जो होता है, ठीक है, जो गियर टाइप से आपको देखने के मिलता है, वो क्या है, एक तरह का क्या है, जॉयस्टिक ही है, ठीक है। गेम खेलने के लिए आपने देखा होगा ऐसे जो है इस टाइप का कुछ रहता है, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए रहता है, ऐसे ये डंडी टाइप से ऐसे बना रहता है, ऐसे तार से जुड़ा रहता है। तो ये क्या है, जो हाथ में हम रिमोट टाइप से खेलते हैं गेम, वो जॉयस्टिक ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब कौन से पीढ़ी, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 लिया है वो कंप्यूटर जनरेशन का नाम दिया गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे उस जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का यूज़ किया गया था और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो आप इसको भी एक बार ध्यान से समझ लेंगे और नोट डाउन करेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, स्टोरेज डिवाइस की तरह, ठीक है। और वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था मशीन भाषा में, 0 1 के कोड में ही लिखा जाता था, प्रोग्राम किया जाता था। सेकेंड जनरेशन आया तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, और इसमें हाँ इसमें जो है बहुत सारे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस भी यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है। नाम यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसमें सभा की भाषा दिया है। इस सभा की भाषा का मतलब याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है थर्ड जनरेशन के अंदर आएगा। सेकेंड में, पहले में क्या था, मशीन लैंग्वेज, सेकेंड में आया तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और जो थर्ड का एकीकृत चिप्स, मतलब ये आईसी की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में गया। सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ किया था। और इसमें जो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान हो गया, एल्गोल हो गया, कोबोल हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, इन सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लैंग्वेज को HLL शॉर्ट में लिखा जाता है, इन सारे लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा थर्ड जनरेशन से। फोर्थ जनरेशन में गए तो बहुत बड़े पैमाने पे जो सर्किट का, जैसे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे क्वेरी भाषा में तो SQL, यूनिक्स हो गया, ऑरेकल हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया जाने लगा। और पांचवा जो जनरेशन है अल्ट्रा लार्ज स्केल, ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ में VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वगैरह आ गया, जो सुपर कंप्यूटर हो गए, ये सारे में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि कौन सा जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया, ठीक है। 17th क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है कि MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमैजिक किसका उदाहरण है? डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका उदाहरण है? MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमैजिक किसका एग्जाम्पल है, हमको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है जनरली दो तरह का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या एक तरह का हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारी सुविधाएं के लिए जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब क्या है हमारे ज़रूरत के हिसाब से, हमारे नेसेसिटी के अकॉर्डिंग है। एनीमैजिक हो गया जो एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे MS ऑफिस क्या है, एक तरह ये कह सकते हो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक बंडल है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको MS वर्ड मिलेगा, MS एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेस, ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरफेस की तरह काम करता है। किसके किसके बीच में, तो जैसे यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है वो, और एक हो गया हमारा कंप्यूटर खुद, इन दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। याद रखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो इसका क्या कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो याद रखिएगा फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल का प्रबंधन करना, मेमोरी मैनेजमेंट कि कौन सा मेमोरी में क्या लोकेट किया जाएगा, ये सब के सब कार्य होता है। मैनेजमेंट का जो कार्य होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और उसका हैंडलिंग हो गया। फिर इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है उसको करना, उसको कंट्रोल करना। फिर जो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ज़रूरत होता है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। परंतु जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके बिना भी हम अपने कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारे यूज़ के लिए होता है, हमारे ज़रूरत के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं आज का। 18वां प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह स्थान जहाँ पर कंप्यूटर के उपकरण कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जहाँ पर जिस स्थान पर कंप्यूटर में उपकरणों को जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, बस कहते हैं या जीप कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप तो यहाँ से वीडियो देख के मतलब फ़ोटोज़ देख के समझ ही में आ गया होगा कि हम उसको क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये CPU का पीछे का पार्ट है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे स्पेस बना हुआ है। ठीक है, सॉकेट बना हुआ है। ये जो सॉकेट्स बने हुए उसी को हम पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ये मदरबोर्ड के ऊपर बना होता है, एक स्लॉट पाया जाता है जिसको हम पोर्ट कहते हैं। इसमें बाहर तरफ से उपकरणों को जोड़ने के लिए, वायर के थ्रू जोड़ने के लिए इस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। जैसे अब यहाँ पे कुछ पोर्ट का नाम याद रखिएगा। जैसे ये जो आप ऊपर में टॉप में देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सीरियल पोर्ट। क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट। फिर अगर देखेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो इसको हम USB कहते हैं, USB पोर्ट। USB का टाइप A हो गया। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, जो कि नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम कहते हैं ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, जो तार के थ्रू एक से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हम HDMI कहते हैं, HDMI। फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इसको हम कहते हैं डिस्प्ले पोर्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर पोर्ट, क्योंकि पावर के लिए यहाँ पे जो सॉकेट है वायर को यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये सब ये तरह तरह के पोर्ट हो गए। तो हमारा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। पोर्ट के बहुत सारे टाइप भी होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट हमने देखा, पैरेलल पोर्ट भी होता है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। USB पोर्ट तो हमने देखा ही यहाँ पे। फिर मॉडेम पोर्ट होता है जहाँ पे मॉडेम वगैरह लगाया जाता है। फायर वायर पोर्ट हो गया, गेम पोर्ट हो गया गेमिंग के लिए। ठीक है, ये सब जो है पोर्ट के टाइप होते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। रिंग क्या होता है और बस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जीप क्या होता है वो देखिएगा। ये देख रहे हैं, ये जो आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है ये जीप का है। ठीक है, क्या होता है कि कई बार से हमारा कोई फाइल जो है वो बहुत लार्ज साइज़ का होता है, तो उसको हम कंप्रेस करके एक छोटे से
फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं जिप फाइल। ठीक है, ये कंप्रेस किया हुआ फाइल रहता है, एक बड़ा डॉक्यूमेंट कंप्रेस करके एक छोटे के फॉर्म में रख देते हैं, इसको हम जिप फाइल कहते हैं। इसको फिर से क्लिक करके हम वास्तविक जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये जिप फाइल हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, जिसके अंदर हम रिंग और बस को समझेंगे। यहाँ पे दिया, आगे बस एक बार समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये जो है नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने का जो तरीका है, ताकि जो हमारा इन्फॉर्मेशन हो और डाटा को एक से दूसरे जगह तक भेजा जा सके, ये तरीका को ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे जैसे बस एक तरह का क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी हो गया, स्टार हो गया, रिंग, मैश, ट्री और पॉइंट टू पॉइंट, ये सब क्या होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी के पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डाटा का जो फ्लो है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, उसको आसानी से किया जा सके। ठीक है, जैसे बस देखिए, बस में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं एक स्केलेटन टाइप का ये है, दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको अगर देखेंगे, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। एक सिंगल सी लाइन है, इसी सिंगल लाइन से देखेंगे तो यहाँ पे भी कंप्यूटर बार बार यहाँ पे जोड़ दिया गया, इधर से जोड़ा गया, इधर से जोड़ा गया, इधर से, केवल एक ही कॉमन लाइन से, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क बैकबोन लिखा हुआ, इससे जोड़ दिया गया है। इस टाइप का जब स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, या फिर बस। यहाँ पे देखेंगे स्टार, जैसे स्टार हम कैसे ऐसे बनाते हैं तो सेंटर में यहाँ पे देखेंगे एक सेंट्रल हब होता है, इस सेंट्रल हब से ही बाकी सारे कंप्यूटर जो है जुड़े होते हैं स्टार की तरह। तो आपको ऐसा देखने को स्टार की तरह मिल रहा है, इसीलिए हम इसको स्टार कह देते हैं। रिंग देखेंगे तो सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे कंप्यूटर नहीं, एक कंप्यूटर उसके अपने बगल वाले से ऐसे जुड़ा हुआ है और रिंग बना रहे हैं, इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। मैश मतलब कोई सा भी कंप्यूटर किससे भी जुड़ा हो सकता है, ये वाला कंप्यूटर इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ हो सकता है, इसको इससे भी आप जोड़ें, ये मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। ट्री के अंदर देखिए एक कॉमन बैकबोन है, इससे पहले हम दो मेन कंप्यूटर को जोड़ा गया, अब इन दोनों मेन कंप्यूटर से और भी कंप्यूटर जोड़ दिया, ट्री का निर्माण हो गया, ये ब्रांच हो गया, बहुत सारे ब्रांच मिलकर ट्री बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी नाम रखा जाता है। और पॉइंट टू पॉइंट मतलब सीधे जोड़ा जाता है, एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़े, दूसरे को तीसरे से, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या फिर पेन ड्राइव, किसके नाम से और जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या फिर पेन ड्राइव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा पेन ड्राइव होता है उस पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि USB फ्लैश ड्राइव। ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव जो है इसी को क्या कहा जाता है, पेन ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सेकेंडरी यूएस, जैसे हमारा जब ये CPU होगा तो यहाँ पे एक पोर्ट USB पोर्ट होता है, इसी में हम अपना पेन ड्राइव को क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो ये USB से लगाया जाता है, इसलिए USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, बाहर से इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कह लीजिए या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म तो हमने देखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। कैसा, वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी कहलाता है। क्यों, क्योंकि जब रैम में कोई भी चीज़ स्टोर होता है और जब तक वो कंप्यूटर हमारा बिजली से जुड़ा हुआ है तब तक वो स्टोर तो रहता है, लेकिन जैसे ही बिजली कट जाता है तो रैम के अंदर स्टोर किया हुआ जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी कहते हैं, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। परंतु जो रोम होता है एक तरह का परमानेंट मेमोरी होता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्यों, क्योंकि लाइट गोल होने के बावजूद भी या फिर पावर ऑफ होने के बावजूद भी इसमें स्टोर डाटा जो है स्टोर रहता है इसमें, इसीलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम और रोम दोनों जो हैं प्राइमरी मेमोरी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम पीछे के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए, अच्छा कमेंट में आप बताएं कि MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है।
MPEG का फुल फॉर्म होता है, VLC जो मीडिया प्लेयर होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं आप। 20वां प्रश्न है कि किसी भी ब्राउज़र में स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए कौन से फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो अगर ये हमारा स्क्रीन अभी इतना में, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन जो है पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देने लगे, तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन की का यूज़ करेंगे, F1, F10, F11 या फिर F12, किसका यूज़ करना चाहिए हमको। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बताता हूँ, F11, ऑप्शन नंबर सी। F11 जो होता है ये फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड के लिए शॉर्टकट क्या होता है, F11 होता है। ब्राउजिंग के समय अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन मोड में ब्राउजिंग के लिए जो विंडो है वो खुल जाएगा। ठीक है, F1 किस लिए यूज़ होता है, कोई बता सकता है क्या। तो हेल्प मेन्यू को यूज़ मतलब खोलने के लिए, ठीक है, हेल्प मेन्यू जो होता है उसको ओपन करने के लिए F1 का यूज़ किया जाता है। जबकि F10 जो है इसका मेन्यू बार ऑप्शन जो होता है, ठीक है, मेन्यू बार जो ऑप्शन होता है उसको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। F12 किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी को पता है क्या। तो ये वर्ड फाइल को, ठीक है, मतलब जब भी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में हम फाइल क्रिएट करते हैं तो जो सेव करने का जो डायलॉग बॉक्स होता है, जो सेव डायलॉग बॉक्स होता है, इसको ओपन करने के लिए हम F12 का क्लिक करके हम उस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न। 10 तो पहले हो चुका था, मतलब हमारा टोटल 20 टॉप 20 क्वेश्चंस थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसको समझाया गया, उसको ध्यान से समझना है ताकि लंबे समय तक आपको याद रखें। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ कमेंट छोड़ के जाता हूँ। आपको कमेंट करना है क्या कि बताइए कि CRT, सबको कमेंट करना है जो भी वीडियो लास्ट तक देखा है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है और LED का फुल फॉर्म क्या होता है। तीनों को लाइन से लिख के कमेंट में छोड़ के जाएं, देखते हैं कि किसका सही होता है। ठीक है, CRT, LCD और LED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप अपने तैयारी को कंटिन्यू बना रखें, बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।